नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है लागत में कटौती और गुणवत्ता वाले बागवानी उत्पादों की कटाई व उत्पादन के लिए कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग। जी, तो आज इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर कीर्ति कुमार सिन्हा, वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी, निदेशालय उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश। सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। सभी किसान बागवान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं और इन्हें किस तरह से और कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी स्वाति जी, कोई भी पदार्थ जी, मटेरियल जो कि हमारी फल फसल मानव जीवन या भंडारण में रखी गई किसी भी फसल की रक्षा के लिए, जी, उनके निवारण पाने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनकी समाप्ति करने के लिए, जो हमारे दुश्मन कीट है या व्याधियां हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो पदार्थ यूज़ किया जाता है उसको पेस्टिसाइड या आप कीटनाशक या फफूंदनाशक कहते हैं। जी, देखा गया है कि हमारे पूरे विश्व भर में लगभग 40% तक कई बार फसल जिनका व्याधियों से वजह से ये खराब हो जाती हैं। इन सब से बचने के लिए किसान भाई अपने फसलों में, अपने फलों में या अपने पौधों के ऊपर जो कीटनाशकों का जो उपयोग करते हैं, जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसको हम कीटनाशक कहते हैं और या फफूंदनाशक कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः हमारे कीट आ जाते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फंगस से उगने वाली बीमारियां होती हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, इसके अलावा खरपतवार भी कुछ होते हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई कुछ रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम कीटनाशक कहते हैं। इस प्रकार से कीटनाशक या फफूंदनाशक ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, इसका एक ब्रॉड व्यू, काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये काम करते हैं। और इसी तरह से हम जो जितने भी कोई भी रसायन को, किसी भी दवाई को हम जब इन लक्षित कीटों को, बीमारी को, वायरस को, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम एक ब्रॉड वे में पेस्टिसाइड्स बोल देते हैं। जी जी। सर, कब इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किस तरह से किया जाना चाहिए? जी, आपने ठीक फरमाया। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमारी फसल में कोई व्याधि, कोई कीट का अटैक, आक्रमण आ जाता है या किसी वायरस का आक्रमण आ जाता है। जी। तो हम लोग जो है किसान भाइयों को उस स्थिति में इनको दो तरह की स्थिति में इनको इस्तेमाल करने की सिफारिश करते हैं। जी। नंबर एक तो पहले तब जब अंदेशा हो हमको कि ऐसा कोई क्लाइमेट फेवरेबल किसी बीमारी के लिए बन गया है और उसको हमने नियंत्रण में समय रहते ही करना है, तो उसके लिए हम प्रभावी प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम प्रिकॉशनरी एक स्प्रे उस दौरान करते हैं। और दूसरा, हम तब इसमें स्प्रे करते हैं जब हमारे भी कोई कीट या किसी बीमारी का प्रकोप हमारे बगीचे या हमारी फल फसल में आ जाता है। जी। तो ये डिपेंड करता है कि किसान को जो है जो नुकसान करने की जो इसमें दशा है या अवस्था है वो कौन सी है। उस अवस्था के अनुसार जो लक्षित कीट है उसको हमने नियंत्रण में लाने के लिए कौन सा स्प्रे करना है, कब स्प्रे करना है, इसके बारे में जो है जानकारी देने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। आप बात कर रहे हैं किसान भाइयों से। तो जो काफ़ी सारी जो बीमारियाँ हमारे किसान भाइयों की खेतों में, उनके बगीचों में देखी जा रही हैं और समय समय पर हमारा विभाग इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए एडवाइजरी भी जारी करता है किसान भाइयों के लिए। जो हमारे कई मीडिया के जो सोर्सेज हैं, जैसे अखबार हो गया या अभी दूरदर्शन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से और कई बार हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से किसान भाइयों को इन बीमारियों और कीटों के लिए आने वाले संभावित बीमारियों और कीटों के लिए के बारे में पूर्व सूचना देते हैं और उनमें कौन से कीटनाशक स्प्रे करते हैं उसके बारे में भी जानकारी हम लोग देते हैं। जी जी, बिल्कुल। किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए जब भी हम ये कीटनाशकों का उपयोग करते हैं फसलों के लिए? जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है विवेकपूर्ण इस्तेमाल जो हमने कीटनाशकों का करना है, तो सबसे पहले हमें कीटनाशकों का जो ध्यान रखने की जो शुरुआत हो जाती है वो क्रय करने से लेकर और स्प्रे करने के बाद तक जो है बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। यदि हम शुरू से बात करें
जब हम कोई भी कीटनाशक स्प्रे करने के लिए बाज़ार में जाते हैं तो हमको देखना होता है कि जो भी कीटनाशक हम खरीदने जा रहे हैं वो उसका कोई पैकेट जो आप खरीदें तो वो उसी दुकानदार से खरीदें जिसका लाइसेंस हो जी, और जो जिसका लेबल क्लेम हो, जिसके ऊपर जो सील्ड हो जी, और जो सिफारिश किया गया हो उस लक्षित कीट के खिलाफ जिसकी रोकथाम करने के लिए आप जा रहे हैं जी। और दूसरे उसका जो वजन ठीक हो और उसकी पैकिंग उसमें कोई फटा हुआ या लूज ना हो कीटनाशक, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है, ये सब बातें ध्यान से समझने के बाद उसके बाद हमें क्रय करना है। और क्रय करने के बाद शुरू हो जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो दवाई लाने के लिए। और जब क्रय करने भी हम जाएं तो हमें केवल उतना ही कीटनाशक या फफूंदनाशक खरीदना चाहिए जितनी की हमारी आवश्यकता है। अगर आप अतिरिक्त ले लेंगे तो उसको आपको भंडारण करने में रखना पड़ेगा। कई बार भंडारण में अगर गलती हो जाए तो किसी गलत व्यक्ति या बच्चों के या जानवर के पहुंच में अगर वो आ गया तो कुछ बड़ी हानि होने का भी डर रहता है। इसलिए भंडारण में भी बहुत सारी इसमें सावधानियां रखने की आवश्यकता है। तो जब आप क्रय करके लाते हैं तो मार्केट से जब घर लाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है। कोई जो हमारे लिक्विड फॉर्म में होते, कोई पाउडर फॉर्म में, हमारे कोई ग्रैनुअल फॉर्म में, कई तरह के जो फॉर्म में ये हमारे कीटनाशक फफूंदनाशक होते हैं। तो कहीं हम ज़्यादा सामान के बीच में खाने वाली वस्तुओं के साथ इनको ट्रांसपोर्ट ना करें, इनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए जिससे फटे ना या कोई लीकेज ना हो और आपके वो नुकसान ना किसी तरह से पहुंचा पाए। इस तरह से हमें ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में इसका ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप घर ले आते हैं तो सभी कीटनाशकों को भंडारण करने के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। या तो उसके लिए आपके पास अलग अलमारी हो या इसके अलावा आपके पास कोई अलग कमरा हटकर हो जहाँ पे आप इन कीटनाशकों को रखें और वहाँ जब इनको रखें तो उनको ताले में बंद करके रखें हमारे किसान भाई। और इसके अलावा उसमें कोई वहाँ स्टिकर या कोई साइन ऐसा लगा दे जिससे कोई अनजान व्यक्ति भी अगर उस जगह पर आता है तो उसको पता चल जाए कि इस जगह पे कीटनाशक रखे हैं और मुझे सावधानी बरतनी है। और कभी भी हमारे किसान भाई कीटनाशक को खाली करके दूसरे किसी शीशी में या किसी और कंटेनर में ना रखें। उससे कभी भी भूल हो सकती है और कोई गलती से उसका अगर किसी ने अगर उसका इस्तेमाल कर लिया तो मुसीबत में आ सकता है वो किसान। तो इसलिए वो जरूरी हो जाता है। इसके बाद सावधानी हमारी रहती है घोल बनाते समय। पहले आपने दवाई खरीदी, आप अपने घर लाए, उसके बाद घोल बनाने के लिए जाते हैं। तो किसान भाइयों ने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप घोल बनाएं तो जो सिफारिश की गई मात्रा है उसका ही उतना ही घोल डालें। उतना ज़्यादा डालने से कभी नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए जितनी सिफारिश की गई मात्रा है उतनी ही किसी लक्षित कीट या बीमारी को पर कंट्रोल करने के लिए कार्य करने में सक्षम होती है। तो हम ज़्यादा अगर दवाई उसमें डालते हैं, कई बार किसान भाई सोचते हैं कि पता नहीं कंट्रोल होगा या नहीं होगा, लेकिन वो टेस्टेड डोज होती है। इसलिए हम उतनी ही डोज खरीदें। ज़्यादा डालने से एक तो प्रतिकूल प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है और उसके अलावा जो हमारे जो आर्थिक नुकसान भी किसान को होता है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। यदि हम आजकल के नए मॉलिक्यूल्स या नई दवाइयों की बात करें तो काफ़ी महंगी दवाइयाँ जो लगभग 6-7 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये लीटर तक की भी हैं, वो किसान अगर खरीदता है और उसको डबल डोज डाल देता है तो उसका आर्थिक नुकसान काफ़ी हद तक चला जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है हमने कि जो भी दवाइयाँ लें वो उसको उन दवाइयाँ ही लें जो सिफारिश की गई हों और उतनी ही इस्तेमाल करें जितनी जो उनको बताया गया है। और इसके अलावा जब वो स्प्रे कर लें, स्प्रे करने के बाद यदि कोई दवाई बच जाती है तो उसको जो है उनको डिस्पोज ऑफ कहीं साइड में अलग से करना है ताकि कहीं उस दवाई के संपर्क में कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई मानव बच्चा ये ना कोई आ सके। इसलिए उसका भी डिस्पोज ऑफ उनको एकदम स्प्रे करने के एकदम बाद कहीं सुरक्षित जगह में कर देना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी रहता है जब हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ जहन में आई है कि आपने कहा कि लाइसेंस जिसके पास हो आप वहीं से ये चीज़ें खरीदें। बाई चांस कोई नॉन लाइसेंस वाली दुकान से ये खरीदता है तो क्या क्या हानियाँ हो जाती है इस चीज़ की? वैसे तो इसकी जो रेगुलेशंस हैं इंसेक्टिसाइड एक्ट की, ये इसके रेगुलेशन में जो है हमारा जो कीटनाशक का जो एक्ट है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ना तो दवा बना सकता है, ना ट्रांसपोर्ट कर सकता है बिना लाइसेंस के, ना बेच सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति
कोई ऐसा कार्य करता है और वो कोई कीटनाशक को बिना लाइसेंस के बेचता है तो वो इलीगल कार्य कर सकता है। उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो इंसेक्टिसाइड एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये बिना लाइसेंस के ये कोई काम करता है, क्योंकि लाइसेंस लेना इस दवाइयों के लिए या कीटनाशकों के लिए लेना बहुत आवश्यक है जी। तो इसके लिए अगर कोई करता है तो मैं चाहूँगा कि किसान बागवान भाई उसे विभाग की नॉलेज में लाए, हमारी नॉलेज में लाए। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ जो है कानून के अनुसार पूरी कार्रवाई की जाती है। जी। डॉक्टर साहब, ये जो रासायनिक हैं इनका इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। खासकर जब हम स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जब जाते हैं तो जब किसान भाई स्प्रे करें जी। तो उनको सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि हमने जो दवाई ली है हमने कितनी मात्रा में स्प्रे करनी है और किस बीमारी के लिए किस पौधे पर स्प्रे करनी है। उसके बाद जब वो स्प्रे करने जाते हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि कभी भी वो हवा की विपरीत दिशा में स्प्रे ना करें। यदि वो हवा की विपरीत दिशा में स्प्रे करेंगे तो दवाई उनके ऊपर आकर गिरेगी और जिससे उनकी स्किन में कोई इचिंग या कोई एलर्जी हो सकती है और उनकी आंखों में अगर चली जाएगी तो आंखों में समस्या आ सकती है। इसलिए हमेशा जब भी स्प्रे करें हवा के साथ बहाव में स्प्रे करें जी। नंबर 2, जब स्प्रे करते ध्यान रखें किसी तरह भी जो घोल आपने बनाया है वो आपके ऊपर ना गिर पाए या कहीं और जगह ना जाए। तो जहाँ लक्षित हमारा जो बीमारी है या कीट है उसके ऊपर स्प्रे करें और स्प्रे करते समय ये भी ध्यान रखें कि हमारे जो दूसरे मित्र कीट हैं उन पर ये दवाई जितना ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है और उनको कम से कम नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हमारे मित्र कीट भी हमारी बीमारियों और कीटों को नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं जी। तो क्या विभाग भी कोई सिफारिशें करता है इनके उपयोग के लिए कि किस तरह किया जाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। विभाग जो है बहुत इन बीमारियों को नियंत्रण में लाने के लिए और कीटों को नियंत्रण में लाने के लिए डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौणी, उद्यानिकी यूनिवर्सिटी नौणी और विभाग दोनों मिलकर एक स्प्रे शेड्यूल डिवाइस करते हैं प्रति वर्ष, जिसमें सेब के लिए अलग से स्प्रे शेड्यूल निकाला जाता है और आम और संतरा की बीमारियों के लिए अलग से स्प्रे शेड्यूल जो है विभाग रिलीज़ करता है जी। ये जो स्प्रे शेड्यूल है यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट दोनों मिलकर तैयार करते हैं और इसको अंतिम रूप देने के बाद विभाग इसे प्रिंट करवाता है और प्रिंट करने के बाद किसानों को इसको बांटा जाता है। और इसके अलावा विभाग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी एप्पल का भी और जितने भी हमारे स्प्रे शेड्यूल बनते हैं सभी किसानों को हमारी विभाग की वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध रहते हैं। इससे किसानों के लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको मालूम पड़ जाता है कि सेब की किस अवस्था में कौन सी बीमारी आने के चांसेस हैं और उसके लिए हमें कौन सी दवाई कितने पानी में कितनी मात्रा में डालकर स्प्रे करनी है। और इसके वो जो भी स्प्रे शेड्यूल हमारे हैं वो अब हमने ज़रूरी किया है कि जितने भी हमारे जो ये जिन लाइसेंस होल्डर है जो पेस्टिसाइड की दुकानें हैं वहाँ भी इनको डिपिक्ट किया जाए, ताकि यदि कोई किसान वहाँ दवाई लेने आता है तो वो उसको पढ़कर अपने आप वो बता सकता है कि मेरी अभी ये अवस्था चल रही है, मुझे मेरी जो बगीचे में है ये व्याधि या ये कीट का प्रकोप आ रहा है और मुझे ये दवाई आप दीजिए। क्योंकि पहले अक्सर क्या होता है कि कई बार सेलर जो पेस्टिसाइड सेलर है वो अपने मुनाफे को देखते हुए किसान को अपनी मर्जी से भी कई बार दवाई दे देते हैं, जो कि उनकी जिस बीमारी के लिए वो दवाई लेने जाता है उस बीमारी के लिए वो सिफारिश नहीं की गई होती है। तो यदि किसान के हाथ में हमारे ये स्प्रे शेड्यूल होंगे तो उसको देख के वो अपनी आवश्यकता अनुसार वो सही दवाई लेकर सही तरीके से अपने जो व्याधि या कीट उनकी फसल में नुकसान पहुंचा रहा है उसको नियंत्रण कर सकते हैं जी। सर, कौन कौन से दुष्परिणाम इन कीटनाशकों के देखे जाते हैं? दुष्परिणाम अगर यदि हम देखें तो दो तरह से आते हैं जी। एक तो जानबूझकर यदि कोई इसकी गलत स्प्रे कर देता है जी, या अज्ञानतावश कोई स्प्रे कर देता है जी। प्रायः देखा गया है कि विश्व भर में हर वर्ष लगभग 3 लाख केसेस एक्यूट पॉइजनिंग के पाए जा रहे हैं,
जिसमें से 2 लाख केसेस जो है आत्महत्या के हैं सीधे जी। और 1 लाख केसेस जो है गलती से पॉइजन या उसके जो रेजिड्यूज हैं उसकी वजह से कोई ना कोई समस्या आ रही है। तो ये इसके दुष्परिणाम के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो जैसे हमारी पंजाब की एक मालवा बेल्ट है जहाँ कॉटन उगाई जाती है, तो वहाँ बहुत काफ़ी सारी दवाई स्प्रे की जाती थी जी। अब जब लॉन्ग रन में उसके दुष्परिणाम वहाँ से इस हद तक देखने को मिले पिछले दिनों कि वहाँ से आपने सुना होगा कि कैंसर ट्रेल स्पेशल जाती है, जो कि राजस्थान में बीकानेर के आसपास की कैंसर हॉस्पिटल वहाँ के लिए जाती है, और वो हर रोज़ कैंसर ट्रेन चलती है। और ये पाया गया है कि उस इलाके में जो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते थे, उनकी वजह से वहाँ की बहुत सारी जो जनसंख्या है उनको ये कैंसर वाली समस्या हुई है। और प्राय देखने में आ रहा है हिमाचल में भी कि जिन जगहों में ज़्यादा दवाइयों की कीटनाशक की स्प्रे की जा रही है, उन क्षेत्रों में भी कैंसर और दूसरी जो व्याधियां हैं मनुष्यों में, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की हों या डायबिटिक हो या कोई और भी जो संबंधित समस्या हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जा रही हैं जहां पर हम जो है इन कीटनाशकों का स्प्रे ज़्यादा करते हैं जी। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कम से कम कीटनाशक इस्तेमाल करें, और तभी इस्तेमाल करें जब इनकी नितांत आवश्यकता है। और इनको जो दुष्परिणाम ताकि हमारे किसान भाइयों के जीवन में, चाहे वो हमारे जानवर हैं, चाहे वो हमारे काम करने वाले हैं, चाहे हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, क्योंकि यह होता क्या है, जब हम स्प्रे करते हैं तो किसी भी पौधे के ऊपर लगभग 20 से 30% स्प्रे ही टिक पाती है, बाकी जो है वो गिरकर नीचे ज़मीन पर घास में आ जाती है। और घास से कई बार जो पेस्टिसाइड या कीटनाशक है वो पशु में के पेट में चला जाता है, और अल्टीमेटली होता क्या है कि पशु में पेट में जाने के बाद उसके दूध के साथ हमें ही वापस मिल जाता है। तो इसको कम करने के लिए या ध्यान देने के लिए हमें जो एक सेफ जो टाइमिंग है, जो पीरियड है, वो उसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी हम स्प्रे करें वहाँ पर हमने एक साइन बोर्ड लगा देना चाहिए कि यहाँ पे कीटनाशक की स्प्रे की गई है, कृपया यहाँ ना जाएं, या यहाँ से घास वगैरह ना ले जाएं जी। ये भी बड़ा ज़रूरी अभी करना हो गया है, क्योंकि कई बार हम खुद अपने बगीचे का घास नहीं काटते लेकिन किसको बेच देता है। हमारे प्रैक्टिस जनरल कई बार होती है जहाँ पर एब्सेंटी ऑर्चिडिस्ट हैं या बगीचे वाले हैं या किसान भाई हैं, तो वहाँ वो घास बेच देते हैं, और जो काम करने वाले हैं उनके वो स्प्रे कर देते हैं। तो घास ले जाना अगर वाला कोई और है, उसको अगर नहीं मालूम है तो उसके वहाँ नुकसान हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर हम साइन बोर्ड्स लगाएं और वहाँ पर उनको बताएं कि यहाँ स्प्रे की गई है और आप यहाँ कृपया घास ना काटें या वहाँ पर ना जाएं, यह बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा स्किन की कई प्रॉब्लम्स जो है इरिटेशन की हो जाती है, ईचिंग की हो जाती है, या और कई समस्याएं, अगर आपके बालों में कीटनाशक या कोई ये दवाई पड़ती है तो उससे आपको एलर्जी हो सकती है और आपको कई बार इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो इन दुष्परिणामों से यदि हमें बचना है तो हमको सही समय पर सही दवाई सही अवस्था में और सही मात्रा में यदि आप स्प्रे करेंगे तो ये दवाइयाँ जो है मानव कल्याण के लिए उत्तम है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में इसको स्प्रे करेंगे तो हर तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट को भी, हमारे मानव जीवन को भी, और हमारे कई तरह के जो समस्याएं जो हमारे पशुओं को, हमारे पंछियों को, और सबसे ज़्यादा जो हमारे मित्र कीट हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो ख़राब होता है। सर, क्या विभाग द्वारा इन कीटनाशकों पे, इन फफूंदनाशकों पे कोई उपदान दिए जाते हैं? जी, विभाग अपनी एक पॉलिसी के मुताबिक जो भी हम रिकमेंड करते हैं पेस्टिसाइड्स अपने स्प्रे शेड्यूल में, उसके ऊपर उपदान प्रदान करता है, जो कि कुछ तो फ्रीज कर दिया गया है और कुछ में 50% अनुदान इन फफूंदनाशकों के ऊपर है। तो विभाग प्रति वर्ष लगभग 400 से 500 मीट्रिक टन इन कीटनाशक फफूंदनाशक दवाओं को क्रय करके हमारे जो पूरे प्रदेश भर में लगभग 354 सेल सेंटर्स हमारे पूरे हिमाचल में स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से किसानों को ये उपदान पर जो है ये सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में भी अभी हमारे विभाग ने लगभग 10 दवाइयाँ इस साल फ्रूटिंग सीजन के लिए 10 से 12 दवाइयाँ क्रय करके फील्ड में भेज दी हैं और कुछ जा रही हैं। तो सारे किसान भाई अभी हमारे सेल सेंटर में जाके वहाँ से अपने लिए दवाई क्रय कर सकते हैं इस सीजन के लिए। जी। गलती से या जानबूझकर
कोई इन दवाओं का उपभोग कर लेता है, तो फिर एकदम से क्या किया जाए? यदि गलती से जानबूझकर या अनजाने में किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक का सेवन कोई भी व्यक्ति कर ले, तो हमें एकदम से उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए, जिसमें हमें उसको उल्टी करवाना, उसको नमक का घोल पिलाकर उल्टी करवाएं या चाहे तेल थोड़ा पिलाकर उल्टी करवाएं। वो करवाने के बाद उसको तुरंत आपको उसको नज़दीक के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो सके आपके पास जब आप ये इन दवाओं का उपयोग करते हैं तो आपके पास नज़दीक के डॉक्टर का नंबर, फ़ोन नंबर या पता ज़रूर रहना चाहिए, ताकि आप समय से उनको सूचित कर सकें कि आप अपनी तैयारी कर लो, ऐसा कोई केस आपके पास आ रहा है। नंबर 2 बात, जब भी आप डॉक्टर के पास किसी मरीज़ को ले जाएं जिसको जहर का असर हो रहा है, तो आप वो डब्बा या वो दवाई की शीशी जिसके खाने पीने से उनको समस्या आई है वो ज़रूर साथ ले जाएं, क्योंकि हर दवाई के डिब्बे में उस दवाई का एंटीडोट, एक दवाई जो उसके खिलाफ कौन सी काम करेगी, ये उसमें लिखा होता है। तो उसको देखते ही डॉक्टर एकदम से डिसाइड कर लेते हैं कि इसका एंटीडोट ये वाली दवाई है, तो वो उसको टाइमली दे दी जाए तो किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप जाएं तो उसका डब्बा साथ लेकर जाएं। उम्दा एक ये जानकारी दी दर्शकों आप भी ध्यान रखें, कभी ऐसा हो जाए आप डब्बा कुछ बड़ा है, आप नहीं कैरी कर सकते एकदम से, तो आप इतने मोबाइल से, इतने अच्छे ऐप से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डॉक्टर साहब को वो बता सकते हैं। सर क्या इन एडवांस भी भेज सकते हैं, ताकि उनका एंटीडोट का अरेंजमेंट किया जा सके। बिल्कुल, ये बहुत ही ये और भी अच्छी बात है कि आप पहले ही भेज दीजिए कि ये दवाई ली गई है और क्या किया जाए इसके लिए। सर क्या सिर्फ ये पीने से ही इतने घातक हैं, या अगर कोई इनहेल करता है, सूंघ लेता है क्यूरियोसिटी वश, तो भी कुछ हानि है? कई जो दवाइयाँ हैं वो उनके फ्यूमिगेंट्स निकलते हैं या गैसेस निकलती हैं, और गैस निकलने के बाद वो अपना जो है एक टॉक्सिक जो है जो वो पैदा करती है हमारी बॉडी में। तो अगर ऐसा होता है तो अगर कोई भी दवाई को कभी सूंघना नहीं चाहिए। अगर सूंघते हैं तो जहर है, वो कीड़े मारता है, तो वो हम इंसान को भी मारेगा। अक्सर होता क्या है कि जहर ने सबको मारना है, चाहे कोई भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि जहर का असर किसी भी इंसान जानवर की बॉडी वेट के हिसाब से होता है। अब किसी कीड़े का जो वेट है मिलीग्राम्स में होता है, इसलिए उसको दवाई भी मिलीग्राम में ही मरने के लिए चाहिए होती है। लेकिन अगर हम कहें कि इंसान या हाथी या घोड़ा या किसी आदमी को उस जहर से मारना है, तो उसकी बॉडी वेट के हिसाब से उसको उतना ज़्यादा जहर की आवश्यकता पड़ती है। तो लेकिन होता क्या है, कई बार हम सब्जियों पे जब स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद उसको धोते नहीं हैं, बिना धोए भी खा लेते हैं। हम खा तो उसको लेते हैं और उसका हमारे ऊपर, उससे हम मरते तो नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो जहर है हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और कई बार जब ज़्यादा आपके बॉडी में ये इकट्ठा हो जाता है तो फिर कई बार अल्सर के रूप में या किसी और फॉर्म में हमें नुकसान देता है, और हमें अल्टीमेटली हमें जो कई तरह की बीमारियाँ इससे लग जाती है, क्योंकि हमारा शरीर जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन उसके बाद नहीं कर जाता। हमारे कई फंक्शन ऑर्गन जो हैं काम करना भी बंद कर देते हैं। तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि जब भी हम दवाई स्प्रे करें तो जो सुझाई गई दवाई है, सिफारिश करी गई दवाई है, वही करें। और जब फल या फसल को आपने, सब्जियों को आपने तोड़ना है, उससे कम से कम डब्बे में उसको जो बताया गया होता है कि उसको कितने दिन पहले तक आपने स्प्रे करना है, इसका वेटिंग पीरियड कितना है। आपने जब स्प्रे कर दी तो 15 दिन तक अक्सर वो हम कोई वो फ्रूट या उस सब्जी को ना तोड़ें और ना ही उसको मार्केट में भेजें। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सभी की जो ज़िंदगी की कीमत है वो लगभग बराबर है। ऐसा कोई किसी को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि ये अलग है वो अलग है जी। तो चाहे जिस तरह से फार्मर खुद के को सब उगाएं, वैसा ही हम अगर अपन दूसरे नागरिकों के लिए भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। सर, स्टूडियोज़ में आज आप आए और इतनी उम्दा जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमें जानकारी देते रहें। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और आप पूरी सावधानी बरतिए इन कीटनाशकों के उपयोग में। और आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।